हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आप सभी को मैराथन प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 200 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। इसमें आप सभी को हिंदी, भूगोल, इतिहास और संविधान, इन सभी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, जिससे टोटल 200 प्रश्न हो जाएंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ताकि आने वाले एग्जाम आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी और यूपी पुलिस जैसे एग्जामों के लिए यहाँ से प्रश्न आप सभी जरूर अटेंड कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। अगर जिस प्रश्न में व्याख्या की जरूरत होगी मैं उसमें व्याख्या दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिस्र सभ्यता का। नील नदी अगर पूछे किस महाद्वीप में बहती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील, यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये भूमध्य सागर में जाके विलीन हो जाती है। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है, और कहाँ पे इसका संगम है? तो इसका संगम है भूमध्य सागर में। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासिक। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सार्क का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। यह सार्क का फुल फॉर्म होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर स्थित थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? या फिर प्रश्न पूछ सकता है, भारत की मुख्य तटीय भूमि की समुद्र रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये आपका हो जाता है भारत का दक्षिणी भाग, क्योंकि दक्षिणी भाग में ही समुद्र से सीमा भारत बनाता है। तो ये इधर पूर्व में आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपका हो जाता है अरब सागर। तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी से लगने वाले समुद्र तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायलट अफसर का। बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखा जाए तो भारत का विश्व में पहला स्थान है, लेकिन ऑप्शन में पहला नहीं था। तो इस हिसाब से अभी जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान। अगर आप सभी को रफली फिगर बना के बताएं, वैसे हम एक ही बार में बता देते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर समझ ही जाएंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से बनाते हैं, पूरा मिटाकर फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पूरा भारत हो जाता है, ठीक है। ये आपका पूर्वी भारत का भाग है, और यहाँ पे आपका ये पाकिस्तान, यहाँ से आपका पाकिस्तान लग जाता है। यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे बात करते हैं, पूछ रहा है कि उत्तर में, तो उत्तर में आप देखेंगे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक किसका विस्तार है? चीन का। चीन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है नेपाल, और नेपाल के जस्ट बगल आपका भारत के उत्तर में भूटान है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। इसे आप देखेंगे तो भारत की परिस्थिति के अनुसार इसे देखेंगे, स्थिति के अनुसार ये आपका मान लीजिए कश्मीर का एक क्षेत्र है। यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है। इसके बाद इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश स्थित है, ठीक है। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। तो भारत के पश्चिम में यहाँ पे कौन सा देश स्थित है? तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान स्थित है, और यहाँ पे आपका हो जाता है चीन, यहाँ पे आपका नेपाल, यहाँ पे आपका भूटान, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा 106 किलोमीटर की सीमा कौन सा देश बनाता है भारत से? तो अफगानिस्तान बनाता है, ठीक है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है?
कोई भी मैप देखेंगे इस तरह से मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, इस रीजन में कौन सा महासागर है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। फिर उसी तरह से आप एक मैप बना लीजिए, उस पर 4 लकीर पार लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपका दक्षिण पूर्व यानी कि इस वाले रीजन में भारत के कौन सी खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरब सागर था। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, अब यहाँ पे देखेंगे भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पे कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को किस देश से अलग करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका से। तो मन्नार की खाड़ी आप देखेंगे भारत के दक्षिणी भाग, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ द्वीप मिल जाएंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है श्रीलंका, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये खाड़ी सी दिख रही है, तो यह है पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर विस्तार की पहले तो बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से पड़ी होती हैं इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो रेखाएं खड़ी होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का 8 अंश 4 मिनट यानी कि यहाँ से लेकर भारत का 37 अंश 6 मिनट तक के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भारत है। नेक्स्ट आपका, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपका भारत है। तो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का मैप अगर देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम कह रहा है। तो अब अभी मैंने बताया उत्तर से दक्षिण और अब पूर्व से पश्चिम, तो कोई भी व्यक्ति हो अगर उसे खड़ा कर देंगे तो उसके हाथ की अपेक्षा, ठीक है, दोनों हाथ की अपेक्षा उसके सिर से लेकर पैर की लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप खुद भी अपने ऊपर इमेजिन कर लीजिए, तो भारत का उसी प्रकार से मैप बन जाएगा। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये मान लीजिए आपका भारत है, और इसमें पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो मैंने बताया था कि भारत के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसी बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे जो द्वीप स्थित हैं उन्हें ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, और भारत के पश्चिम में देखें तो यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो फिर से आप एक मैप बना लीजिए भारत का, और यहाँ पे 4 भागों में बांट लीजिए। अब देखेंगे अरब सागर कहाँ पे है, तो अरब सागर की लोकेशन यहाँ पे है, और यहीं पर अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं तो उन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है, और लक्षद्वीप के नीचे एक देश स्थित है, इसका आप हमें बताएं या फिर आप सभी अपने मन में भी सोच लें ये कौन सा देश है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी यहाँ पे मैटर हुआ था भारत के साथ, तो यह देश है आपका मालदीव, ठीक है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है, अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है, और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो दोनों की लोकेशन आपको याद हो गई। अब बिना मिटाए एक प्रश्न और देखते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर आप पूछें इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन, तो आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और भारत का जो मुख्य भूमि है वहाँ पे कौन सी पॉइंट स्थित है, तो कन्याकुमारी। तो भारत की मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी भाग पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन अगर भारत का दक्षिणी छोर पूछे तो आपका इस रीजन में हो जाएगा, ठीक है, इस रीजन में हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263
63 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री किस सदन का नेता बनता है? तो लोकसभा का, यानी जो निम्न सदन का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा के लिए आपकी मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और लोकसभा का जो पार्टी जीतता है उसी में से अपने में से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कहिए या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी, यानी लंदन में। नेक्स्ट आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये भी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। अगर वही बात करें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर बने हुए हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो शपथ और नियुक्ति दोनों कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी बने थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मैंने अभी आप सभी को बताया। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वह किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वह किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद में नहीं गए थे? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे जो कभी भी किसी भी सदन में नहीं गए थे, संसद नहीं गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में नियुक्त होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। इसके बाद उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में सबसे अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो भारत के मंत्रिपरिषद में सबसे अधिक सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के वाक्यांश यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला देख लेते हैं यानी कि 61वां प्रश्न देख लेते हैं। जो दिखाई ना पड़े उसके लिए एक शब्द होता है अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं अनवरत। नेक्स्ट है जो कभी नहीं मरता, उसके लिए एक शब्द होता है अमर्त्य या अमर। जो आगे या दूर की ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। प्रश्न है जो आगे या दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची या दूरदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। प्रश्न है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांता कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला उसे कहते हैं अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई हो उसे कहते हैं अग्रज। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो अपहरान कहलाता है। नेक्स्ट है जो पराजित ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपराजय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्त भी कहते हैं। जिसका परिहार यानी त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसके लिए अपरिहार्य एक शब्द होता है। जो कानून के प्रति हो या जो विधि के विरुद्ध हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अवैध या अवैधिक। नेक्स्ट प्रश्न है जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे कहते हैं असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। इसके बाद नेक्स्ट है जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। नेक्स्ट है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। जिसका पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे अत्यंज कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। नेक्स्ट है जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। नेक्स्ट है जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो थोड़ा जानने वाला हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहते हैं। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे असाध्य कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के पीछे चलने वाला यानी जो पीछे चलता हो उसे अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट है रूप के अनुसार, जिसे मतलब जो रूप के अनुसार हो उसे अनुरूप कहते हैं। जो सोच समझकर कार्य ना करने वाला उसे अविवेकी कहते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जो विश्वास करने योग्य ना हो यानी जो नालायक हो उसे क्या कहते हैं? जो लायक हो, जो विश्वास करने लायक ना हो उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अनुलंघनीय। नेक्स्ट आपका जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अनुश्रुतक कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जो व्यय ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आया हो उसे आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संसद का संयुक्त, अब पॉलिटी के कुछ शब्द देखते हैं यानी कि इसमें मिक्स रहेगा। नेक्स्ट है आपका 129वां प्रश्न है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेट किरणों से बचाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध के दौरान। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सलार म्यूजियम, सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट आपका किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा में मिश्रित होता है तांबा और टिन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दलीप नहीं है दिलीप है। ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह LPG का पूर्ण विस्तार होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। अगर वहीं बात करें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काली मृदा को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है? तो 51% भाग पर कृषि होती है। नेक्स्ट आपका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूमिंग कृषि यानी झूम खेती कहलाती है। प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। प्रश्न है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना नगर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका ये थोड़ा सा गलत प्रश्न है, इसे छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दो विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले हैं अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे कौन हैं? नेल्सन मंडेला जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। आपका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट आपका, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी की कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो लुई पाश्चर ने करी थी। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 यह स्वाइन फ्लू का विषाणु का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 165 प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को पाकिस्तान से हमेशा खतरा रहता है, इसलिए रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण में किया था, राजस्थान में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से ये भी मैंने बता दिया था। शायद ये कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जो रिपीट हो गया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% जनसंख्या पूरे विश्व में भारत में निवास करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बर्मा और भूटान। ठीक है, तो इनकी लोकेशन अगर मैं आप सभी को मैप में दिखा दूं, मान लीजिए ये आपका भारत है। ठीक है, ये आपका भारत है। इसमें सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश कहाँ स्थित है। तो बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चीन। चीन भारत की काफ़ी एरिया से सीमा बाउंड्री साझा करता है, तो चीन आपका यहाँ पे स्थित हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो भारत के पीछे यहाँ पर पाकिस्तान है। नेपाल की लोकेशन देखेंगे तो चीन और भारत के बीच में नेपाल है, और वहीं पर नेपाल से थोड़ा आगे यानी सिक्किम के बाद जो है भूटान पड़ जाता है। और सबसे पूर्व में जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से सीमा बनाता है वह आपका बर्मा यानी म्यांमार हो जाता है। ठीक है, तो भारत से सीमा बनाने वाले कितने राज्य हो गए? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? तो अब जल सीमा की बात कर रहा है तो मालदीव मैंने बताया था यहाँ पे है, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा द्वीप है? तो लक्षद्वीप है। इसके बाद श्रीलंका आपका यहाँ पे हो जाता है। बांग्लादेश तो मैंने पहले ही बता दिया था, म्यांमार भी बता दिया था और पाकिस्तान भी बता दिया था। तो ये सभी देश जो है भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ये क्रम याद भी रखना। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व जो है राज्यों का क्रम याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आप मैप के अनुसार याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो मुख्य भूमि की बात कर रहा है। मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग ये होता है। ठीक है, जो आपका केरल और तमिलनाडु का पड़ता है। यहाँ पे पूछ रहा है कितने
अक्षांश हैं। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो 8 अंश 4 मिनट पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच कहाँ पे है? तो इसकी बात करें तो यह लंदन में है। तो लंदन से और भारत के बीच में अगर देखा जाए तो कितने समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण की ओर दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 876 किलोमीटर। ये आपका हो जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपकी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और भारत का लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे मान लीजिए आपका ये भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, यानी तमिलनाडु और केरल वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर देखेंगे तो कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर है। तो यही प्रश्न में पूछा गया, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से लेकर भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई, यानी कि जो अभी मैंने बताया था, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत से देश, जैसे आपका मैंने बताया था, मान लीजिए ये आपका भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ पे आपका हो जाता है बांग्लादेश, और यहाँ पे आपका हो जाता है म्यांमार। तो ये सभी देश जो है भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि, यानी यहाँ से लेकर ये स्थलीय सीमा है और यहाँ से लेकर जो ये बचता है जलीय सीमा है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का निर्धारण दिया गया है। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा जो मुख्य भूमि का है वही पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को कहा जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता पहली बार कपास उगाई थी, इसलिए पहली बार कपास उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने पूरे 200 क्वेश्चन में कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गए थे, तो तब भी मोटी मोटा मान लीजिए हमने 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।